यदि आप वास्तव में समझते हैं कि ग्रह की विशिष्ट डिग्री क्या है और वह अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है, तो आप वास्तव में जानते हैं कि ग्रह आपकी संबंधित कुंडली में क्या करने जा रहा है। केलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दुनिया के जिस भी कोने में हो और जब भी आप अपने शहर या देश में दीपोत्सव या दिवाली मना रहे हो, कृपया मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह एक समृद्ध दिवाली हो सकता है कि आपके सभी दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित दिवाली हो जिनके साथ आप इस रोशनी के त्योहार को मनाने जा रहे हैं। ये कहने के बाद मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं जो मैंने शोध किया है और पाया है और मैं इसे दिवाली के इस शुभ अवसर पर आपके साथ साझा करना चाहता था। आप पृष्ठभूमि में कुछ पटाखे फूटते हुए सुन सकते हैं, तो अगर आपको पटाखे पसंद नहीं है तो कृपया मुझे माफ करें, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में हम न केवल रोशनी के साथ बल्कि पटाखों के साथ भी दिवाली मनाते हैं, तो कृपया मुझे सहन करें। तो मैं इस पवित्र दिन पर अपनी यह विशेष खोज आपके साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी कुंडली में एक निश्चित ग्रह की वास्तविक ताकत क्या है, यह कैसा व्यवहार कर रहा है, यह अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है और यह आपके लिए क्या कर सकता है। यदि आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, तो ग्रह किस ऊर्जा से व्यक्तित्व प्राप्त कर रहा है, कौन सा ग्रह, तो आइए दशा प्रणाली से ही शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि जल दशा का क्रम क्या है। दशाओं पर जाने से पहले आइए नक्षत्रों के क्रम को देखें। हम जानते हैं कि मेष राशि में स्थित पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु है। अगला नक्षत्र भानी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र है। तीसरा नक्षत्र कीटिका नक्षत्र है जिसका स्वामी सूर्य है। चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो अगर आप नक्षत्रों के क्रम को देखें तो वे केतु से शुरू होते हैं, फिर शुक्र नक्षत्र में जाते हैं, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर बुध। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दशा प्रणाली भी उसी क्रम का पालन करती है। तो अगर आपका जन्म केतु की दशा में हुआ है, केतु उस नक्षत्र का स्वामी है जिसमें आपके जन्म के समय चंद्रमा स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि पहली दशा केतु की होगी, उसके बाद आपकी दशा शुक्र की होगी, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की और इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। तो दशा प्रणाली नक्षत्रों के क्रम के अलावा और कुछ नहीं है, और जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, जिसमें आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा स्थित है, वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर नक्षत्रों का क्रम आपको दशाओं का क्रम देता है, जो आपको आपके जीवन का क्रम, प्रक्षेपवक्र, अवसर, चूक और आपके जीवन में आने वाली सभी चीजें देता है, क्योंकि दशाएं है और दशाएं स्पष्ट रूप से डिलीवरी बॉय है और आपके लिए कुछ विशेष अवसर लाती है। तो हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि न केवल नक्षत्रों की दशा या नक्षत्रों का क्रम आपके लिए दशा तय कर रहा है, बल्कि यह आपकी कुंडली में प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा को भी कुछ तरीकों से तय कर रहा है। तो आइए देखें कि इसका क्या मतलब है और हम इस पर कैसे पहुंचते हैं। अब पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है जो कि अश्व नक्षत्र है। उसके बाद अगले 8 नक्षत्र अलग अलग ग्रहों की ऊर्जाओं द्वारा शासित है, जैसा कि हमने कहा, शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा और इसी तरह। फिर 10वें नक्षत्र पर फिर से केतु का शासन होगा। 10वां नक्षत्र मां का नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु है, और फिर अगले 8 नक्षत्रों पर अन्य विभिन्न तत्व शासन करेंगे, जैसे केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और इसी तरह। और फिर 8 नक्षत्रों के बाद केतु के मधा नक्षत्र के बाद उसके बाद 9वां नक्षत्र, जिसका अर्थ है 10वां नक्षत्र, जिसका स्वामी केतु है, जो मां है। फिर उसके 9वें नक्षत्र, जिसका अर्थ है 19वां नक्षत्र, वह भी केतु द्वारा शासित नक्षत्र होगा, जो मूल का नक्षत्र है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पहला नक्षत्र केतु द्वारा शासित है, 10वां नक्षत्र केतु द्वारा शासित है और 19वां नक्षत्र केतु द्वारा शासित है। तो पहला नक्षत्र नंबर 1 को दर्शाता है। 10वां नक्षत्र 1 जोड़ 0 है जो कि फिर से 1 है। 19वां नक्षत्र 1 और 9 है जो कि 10 है। 10 और 1 जोड़ 0 है जो कि फिर से 1 है। तो नंबर 1 केतु की वास्तविक ऊर्जा को दर्शाता है, जो कि सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। फिर अगर आप देखें तो नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। दूसरे नक्षत्र का स्वामी शुक्र है जो कि भानी नक्षत्र है। फिर दूसरे नक्षत्र के बाद अगर आप जानते हैं, उसके बाद 9वें नक्षत्र को देखें तो वह 11वां नक्षत्र है,
नक्षत्र पूर्वाली, वह भी शुक्र द्वारा शासित है। और फिर 20वां नक्षत्र नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, वह भी शुक्र द्वारा शासित है, जिसका अर्थ है 11वां नक्षत्र, जिसका अर्थ है 1 जोड़ 1 2 है दूसरा नक्षत्र। और 20वां नक्षत्र 2 जोड़ 0 2 जोड़ 0 2 के बराबर है। ये तीनों शुक्र द्वारा शासित है, इसलिए संख्या 2 शुक्र की वास्तविक शक्ति को दर्शाती है। और अगर आप राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि को देखते हैं तो यह भी शुक्र द्वारा शासित है और इसी तरह। इसलिए यदि आप नक्षत्रों के क्रम का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि केतु की संख्या 1 है, शुक्र का नक्षत्र 2 है, सूर्य की संख्या 3 है, चंद्रमा की संख्या 4 है, मंगल की संख्या 5 है, राहु की संख्या 6 है, बृहस्पति की संख्या 7 है, शनि की संख्या 8 है और बुध की संख्या 9 है। जब आप प्रत्येक नक्षत्र को देख रहे हैं और आप अंतिम एकल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या का संयोजन कर रहे हैं, तो अगर ये हर नक्षत्र की ताकत का क्रम है, केतु को नंबर 1 से, शुक्र को 2 से, सूर्य को 3 से, चंद्रमा को 4 से 4 से और इसी तरह, तो आप पुआ को देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र 4 पुआ में विभाजित है। लेकिन प्रत्येक राशि में जो हम रखते हैं वो जिसमें नक्षत्र स्थित है, प्रत्येक राशि में लगभग 9 पुआ होंगे। इसलिए 9वां पुआ उस नक्षत्र की राशि को दर्शाता है, क्योंकि जब राशि चाहे मेष हो या वृष उन्हें 9 भागों में विभाजित किया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये 9 भाग 9 पुआ के अलावा और कुछ नहीं है। एक नक्षत्र संख्या, एक नक्षत्र 4 पुआ, नंबर 2 नक्षत्र 4 पुआ और तीसरा नक्षत्र 1 पुआ। उदाहरण के लिए, जब आप अश्विनी के 4 पुआ देख रहे हैं तो भानी के 4 पुआ और मेष राशि में स्थित कृत्तिका का 1 पुआ, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि में 9 पुए होते हैं। तो ये और कुछ नहीं बल्कि 9 पुए प्रत्येक विशिष्ट ग्रह की ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो उसी क्रम का पालन करते हैं। केतु फिर शुक्र फिर सूर्य मंडल। तो पुए किसी विशिष्ट इकाई या ग्रह द्वारा शासित नहीं हो सकते हैं, लेकिन 9 पुए में से प्रत्येक यह दर्शाता है कि एक निश्चित राशि के भीतर पुए की संख्या प्रत्येक ग्रह से संबंधित होगी, जिसका अर्थ है कि यदि केतु अश्विनी के पहले नक्षत्र से शुरू हो रहा है तो केतु अश्विनी पर शासन करता है और केतु का अंक 1 है। पहला पा क्या है? पहला पा 0 डिग्री और 3.2 डिग्री के बीच होता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ग्रह जो इन अंशों 0 से 3.2 के अंतर्गत आता है वह केतु की परंपरा के अलावा और कुछ नहीं करेगा जो पहला पा है। तो कोई भी ग्रह जो 0 से 3.2 डिग्री 2 अंश के बीच है, उसकी न केवल अपनी ताकत होगी बल्कि केतु की कुछ विशेषताओं या व्यक्तित्वों को भी दर्शाएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी कुंडली में इसे अच्छे से देख पाएंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि ग्रह की ऊर्जा कहाँ है। फिर दूसरा पद 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री के बीच होता है, यानी कि अगर कोई ग्रह किसी भी राशि में 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह न केवल अपनी ऊर्जा को दर्शाता है, चाहे वह किसी भी डिग्री पर हो, चाहे वह 3.2, 3.5, 3.6, 4 या 5 हो और इसी तरह 6.4 तक, बल्कि वह दूसरे पद की ताकत को भी दर्शाता है, नंबर 2, जो कि शुक्र की ऊर्जा है। इसलिए जो ग्रह किसी भी राशि में 3.2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में है वह शुक्र ग्रह की विशेषताओं या व्यक्तित्वों को भी दर्शाएगा, जिसका अर्थ है कि ग्रह आपको उस घर में प्रवृत्ति या भौतिकवादी हो परिणाम देने में सक्षम होगा, चाहे वह घर कोई भी हो। यदि कोई ग्रह किसी भी भाव में 3.2 से 4 डिग्री के बीच में स्थित है तो वह ग्रह शुक्र की ऊर्जा भी उधार लेगा, जिसका अर्थ है कि उस भाव में उस विशेष ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करके आप भौतिक सुख, भौतिक लाभ, कामुक लाभ, अंतरंगता से संबंधित परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। फिर यदि कोई ग्रह किसी भी राशि में 6.4 से 10 डिग्री के बीच में है तो अब यह तीसरा चरण है, या 6.4 और 10 के बीच का तीसरा चरण है, जिसका अर्थ है 6.4 और 10 के बीच तीसरा चरण, तीसरा नंबर। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, वह सूर्य का अंक है। तो सूर्य का अंक 6.4 और 10 डिग्री के बीच होना, कोई भी ग्रह किसी भी राशि में 6.4 और 10 डिग्री के बीच होना भी सूर्य के व्यक्तित्व को दर्शाता है या दर्शाता है। तो इसका क्या मतलब है? और इसी तरह 10 से 13.2 तक, फिर 13.2 से 16.4, 16.4 से 20 और इसी तरह जब तक हम 9 नंबर पर नहीं पहुंच जाते जो कि बुध है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रह 0 से 3.2 डिग्री के बीच में है तो सबसे पहले कोई भी ग्रह जो 2 डिग्री पर स्थित है, उदाहरण के लिए किसी भी घर में किसी भी राशि पर,
अब उस घर में 2 डिग्री पर स्थित मंगल दर्शाता है कि 0 से 3.2 के बीच के, जैसा कि हमने कहा पहला पा है, पहला पा केतु द्वारा दर्शाया गया है। तो मंगल भी केतु की विशेषताओं को दिखाएगा या उसके व्यक्तित्व को उधार लेगा, जिसका अर्थ है कि मंगल भी केतु की तरह काम करेगा या केतु की तरह व्यवहार करेगा। अब केतु ऊर्जा क्या है? केतु की ऊर्जा कुछ ऐसा त्यागने की है जो पहले ही हासिल किया जा चुका है, कुछ ऐसा जो मांगने से पहले पहले देना पड़ता है। जब तक आप दान नहीं करते, जब तक आप दान नहीं करते, दान करने का मतलब है जब तक आप परोपकारी नहीं होते तब तक आप फल की उम्मीद नहीं कर सकते। तो मंगल ग्रह से किसी भी भाव में क्या करने की उम्मीद की जाती है? अगर उसे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हैं तो उसे उस भाव से परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए केतु की तरह काम करना होगा, न कि मंगल की तरह उस विशेष भाव से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। मंगल ग्रह से हत्यारी प्रवृत्ति, लाभ की इच्छा, शासन करना, किसी भी कीमत पर प्राप्त करना। यहाँ हत्यारी प्रवृत्ति को पहले देने की प्रवृत्ति से भी पहले योगदान देना होगा और फिर मांगना होगा। अब यदि आपका मंगल किसी भी राशि में किसी भी भाव में 0 डिग्री से 3.2 के बीच है और यदि आप ये विशेषताएं नहीं दिखा रहे हैं तो आप चाहे जितना भी प्रयास करें, आप कितना भी ध्यान और ध्यान केंद्रित कर ले या करना चाहे, आप देखेंगे कि आप उस ग्रह से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भले ही वह महापुरुष योग में हो। उदाहरण के लिए मंगल रुच महापुरुष योग में 10th भाव में मेष राशि में 2 डिग्री पर स्थित है। फिर भी यदि आप पहले योगदान देने, दूसरों के लिए अधिक करने, संगठन के लिए काम करने, करियर के लिए प्रयास करने की प्रवृत्ति नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मंगल 10th भाव में है, तो आप देखेंगे कि आप अपने करियर से अधिकतम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बार हमारे योग हमें सर्वोत्तम परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि हम ग्रह की उधार ली गई ऊर्जा का पालन नहीं कर रहे हैं। पद स्तर की ऊर्जा को देखते हुए नक्षत्र स्तर की ऊर्जा। नक्षत्र स्तर की ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नक्षत्र स्तर की ऊर्जा हमें आनुवंशिक स्तर पर, डीएनए स्तर पर बता रही है कि ऊर्जा कहाँ है, और इसलिए राशि को नक्षत्रों में विभाजित किया गया है और नक्षत्रों को पुओं में विभाजित किया गया है। कोई ग्रह किस पद पर जाता है यह नंशा में देखा जाता है और हम जानते हैं कि नंशा आपके लग्न चार्ट या दानव चार्ट का सबसे अच्छा संकेत है और इसलिए यह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी ग्रह की उधार ली गई ऊर्जा कहाँ से आ रही है। तो अब नंबर 2 पर नजर डालते हैं। तो अगर कोई ग्रह 3.2 से 6.4 डिग्री के बीच है तो 2 से पा का मतलब है कि वह शुक्र की ऊर्जा उधार ले रहा है। उदाहरण के लिए शनि 3.2 और 6.4 डिग्री के बीच है। देखिए ये 7वें घर में मकर राशि में 5 डिग्री पर है। तो हम क्या कह रहे हैं? 7वें घर में शनि की दिशात्मक शक्ति सबसे अधिक है। अब यह मकर राशि में है तो यह एक शश योग में है, फिर से एक बहुत मजबूत पंच महापुर योग। और अगर यह 5 डिग्री पर है तो 5 डिग्री 3.2 और 6.4 डिग्री के बीच है, जो कि 2 से 5 स्तर की ऊर्जा है जो शुक्र की ऊर्जा है। तो यहाँ शनि भी शुक्र की तरह ही काम करेगा और यही कारण है कि शनि को तुला राशि में 7th भाव में अधिकतम ऊर्जा मिलती है, क्योंकि शुक्र के पास भी दूसरा नंबर है या नंबर 2 है, या अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है या अधिकतम ऊर्जा देता है, या 3.2 और 6.4 के बीच स्थित ग्रह को अधिकतम ऊर्जा देता है। तो हाँ, शनि 7th भाव में मकर राशि में 5 डिग्री पर है। यह शुक्र के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो यहाँ शनि दर्शाता है कि अंतरंगता महत्वपूर्ण है, भौतिक परिणाम महत्वपूर्ण है, लेकिन शुक्र की भौतिकवादी प्रवृत्तियों में जल्दबाजी करने की कोशिश करने के बजाय शनि के साथ धैर्य भी देखना होगा। तो हाँ, धीरे धीरे और स्थिरता से दौड़ जीती जाती है। तो मिलन जितना स्थिर होगा, विवाह जितना स्थिर होगा, रिश्ता जितना स्थिर होगा, समय के साथ आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। भौतिक परिणाम भी आएंगे, रिश्ता भी मजबूत होगा, अंतरंगता से संबंधित परिणाम भी आएंगे। अब यदि कोई ग्रह 6.44 और 10 डिग्री के बीच है, जिसका अर्थ है तीसरी पा ऊर्जाएं, जैसा कि हमने कहा, संख्या 3 सूर्य की ऊर्जा को दर्शाती है, विशेष रूप से तीसरा नक्षत्र जो कि कीट का नक्षत्र भी है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई ग्रह 6.4 और 10 डिग्री के बीच है, उदाहरण के लिए बृहस्पति 6.44 और 10 डिग्री के बीच है। मान लीजिए बृहस्पति किसी भी राशि में किसी भी घर में 8वें अंश पर स्थित है। मान लीजिए बृहस्पति कर्क राशि में 8 डिग्री पर स्थित है, लेकिन तीसरे घर में है। तो यहाँ ये क्या दर्शाता है? बृहस्पति तीसरे घर में उच्च का है और 8 डिग्री पर है, लेकिन 8 डिग्री 6.44 और 10 डिग्री के बीच कुछ भी नहीं है। 3/3 पा ऊर्जा, किट नक्षत्र ऊर्जा या सूर्य द्वारा निरूपित संख्या 3। तो यहाँ तीसरे घर में बृहस्पति कहता है कि आपको अपने प्रयासों का सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा, न केवल बुद्धिमानी से काम करने पर बल्कि सूर्य के व्यक्तित्व के साथ साथ जिम्मेदारी, अधिकार और नेतृत्व के साथ नियंत्रण लेने पर भी।
इसलिए आपको नियंत्रण लेने में सक्षम होने के लिए ज्ञान होना चाहिए। आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, कृपया इसे देखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि यदि आप संख्या स्तर पर ऊर्जाओं को नहीं देखते हैं, तो संख्या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ग्रह किस राशि और घर में किस विशिष्ट डिग्री पर है, तो आप ग्रह की अधिकतम ऊर्जा या परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए कि आपका ग्रह किस डिग्री पर है। यदि ग्रह 6.4 से 10 डिग्री के बीच में है, जैसा कि हमने कहा कि नंबर 3 पर सूर्य की ऊर्जा 10 से 13.2 के बीच आती है, चंद्रमा की ऊर्जा नंबर 4 पर आती है, फिर 13.2 से 16.4 के बीच में मंगल की ऊर्जा होगी, फिर 16.4 से 20 डिग्री के बीच में राहु की ऊर्जा होगी, फिर 20 से 23.2 के बीच में बृहस्पति की ऊर्जा होगी, और फिर 23.2 से 26.4 डिग्री के बीच में शनि की ऊर्जा होगी, और फिर 26.4 से 30 डिग्री के बीच में 9वें नंबर पर बुध की ऊर्जा होगी। तो इस तरह से आपको यह पता लगाना चाहिए कि ग्रह किस राशि और भाव में किस डिग्री पर स्थित है, वह किस ग्रह से क्या ऊर्जा उधार ले रहा है, और आपको उस विशिष्ट ग्रह के संकेत और जिस नंबर पर वह स्थित है, जिस डिग्री पर वह स्थित है, जो कि नक्षत्र पाई है, को जोड़ना होगा। जब आप संख्याओं के नजरिए से देखते हैं और फिर उसे उस विशेष ग्रह से जोड़ते हैं और फिर उस ग्रह के उस डिग्री और उस विशिष्ट ग्रह की संख्या के संयुक्त परिणामों को देखते हैं, तब आपको उस ग्रह से सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक और उदाहरण देते हुए, मान लीजिए कि एक ग्रह 26.4 डिग्री और 30 डिग्री के बीच है। मान लीजिए कि यह 28 डिग्री पर है और यहाँ हमारे पास राहु की ऊर्जा है जो किसी भी राशि में 28 डिग्री पर स्थित है। देखिए, राहु कुंभ राशि में स्थित है जो कि कोरस है और स्वयं लग्न में है और यह 28वें डिग्री पर स्थित है। तो 26.4 से 10वीं से 30वीं डिग्री 9वीं पद है। जैसा कि हमने देखा 9वीं संख्या बुध ग्रह की है, तो यहाँ राहु बुध के व्यक्तित्व को भी उधार लेगा या दर्शाएगा, जिसका अर्थ है कि यदि राहु कुंभ राशि में लग्न में स्थित है तो राहु बुध के व्यक्तित्व को भी उधार लेगा या दर्शाएगा। तो राहु क्या है? राहु स्वयं को देख रहा है। राहु इस जीवन के लिए आपके कर्म है। राहु आपकी भूख, आपका लालच, स्वयं के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की इच्छा भी है, जो कि लग्न आपके कद, आपके पद, आपके सम्मान, आपके स्वास्थ्य के लिए दर्शाता है। तो और कुंभ राशि में, जिसका अर्थ है कि राहु समाज में सफल होने के लिए यह सब हासिल करना चाहता है, जो कि कुंभ राशि दर्शाती है। बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ, बुध की सटीक उन्मुख ऊर्जा के साथ, बुध के संचार कौशल के साथ भी। और अगर आप इन नतीजों को एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक हैं, लापरवाह है, आप डेटा, सूचना, ज्ञान से निर्देशित नहीं है, और आप विश्लेषणात्मक होने के बजाय अपने प्रयासों में बहुत ज्यादा रचनात्मक हैं, तो राहु आपको सबसे अच्छे नतीजे नहीं दे पाएगा। यहां तक कि अपने मूल शासक कुंभ राशि और लग्न में भी, बिना ये देखे कि राहु की विशिष्ट डिग्री क्या है। यहां हम 28वें डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 9 नंबर बनता है, जो कि बुध का होता है। तो दोस्तों, किसी भी ग्रह को किसी भी राशि में किसी भी घर में देखें, वह किस डिग्री पर है, वह किस ग्रह का है, यह नक्षत्रों के क्रम या एक के बाद एक आने वाली दशाओं के क्रम पर निर्भर करता है। केतु की दशा से शुरुआत करें, जो कि नंबर 1 है, फिर आप 9 नंबर पर बुध की दशा के साथ समाप्त होते हैं। फिर देखें कि वह जिस भी घर में है, आप उस ग्रह की संयुक्त ऊर्जा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वह किस डिग्री पर है, और दूसरे ग्रह की उधार ली गई ऊर्जा और व्यक्तित्व के साथ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको शानदार परिणाम मिलेंगे, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह मेरा खुद का शोध है, जिसे मैंने कई कुंडलियों में देखा है, जो लगभग 20-25 साल तक चलती है। इसे देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप वास्तव में अपनी कुंडली में, अपने जीवन में ऐसा देखते हैं, जब आप परिणामों को जोड़ पाते हैं, या आप उन्हें एक साथ देख पाते हैं? और अगर आपने उसके अनुसार निर्णय लिए हैं, अगर आपने उसके अनुसार चुनाव किए हैं, तो आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, या आपको अब तक परिणाम मिल चुके हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे साथ अपने अनुभव साझा करें, और देखें कि आपका ग्रह किस पद और किस विशिष्ट डिग्री में है, और कौन सा घर और राशि ग्रह के साथ संयुक्त है, और फिर अपने सर्वश्रेष्ठ के लिए ग्रह की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। मैं आपका मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। हे